हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी की जो सीरीज चल रही है उसको कवर कर रहे हैं। आज मैं सेकेंड यूनिट का सेकेंड कॉन्सेप्ट कवर करने वाली हूँ, जो है इक्वालिटी। इससे पहले हमारा लिबर्टी ऑलरेडी हो चुका है, स्वतंत्रता। जिस भी स्टूडेंट ने लिबर्टी नहीं देखा ना, पहले वो लिबर्टी देखे, देन इक्वालिटी को फॉलो अप करना, क्योंकि कुछ आपके थिंकर के जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, वो कंटिन्यू ही होंगे यहाँ पर। तो आपको वो अगर बेसिक पता होगा, क्योंकि बेसिक मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फर्स्ट वाले पार्ट में, तो आप उसको ही कंटिन्यू करके फिर यहाँ फॉरवर्ड करना। अच्छा, एक तो जरूरी बात शुरू करने से पहले, जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पे या फिर जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो फटाफट से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट लिंक होता है, कोई नोटिस होता है, तो मैं यही फॉरवर्ड करती हूँ, तो वो आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी कवर हैं, और प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, तो आराम से जाकर इसको फॉलो अप कर सकते हो। आपके जूनियर, आपके फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सबको हेल्प हो जाए जिसको भी जरूरत है। लाइक कर दिया करो वीडियोस को एंड शेयर कर दिया करो अपने सारे ग्रुप्स में, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। सो बेसिकली शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी को अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा जाए तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वालिटी है ये ओरिजिनेट हुआ है, देखो, फ्रेंच और जो लैटिन वर्ड है उससे आपका इसका ओरिजिनेशन माना जाता है। तो ये 3 वर्ड हैं, अगर आपको मतलब बोलना ना भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि आप इसकी स्पेलिंग जरूर से लिख लेना ताकि आप इसको मेंशन कर पाओ अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हैं जिसको अभी हम फोकस कर रहे हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। सो ये हो गया आपका एक्वालस, ठीक है। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ मेरे हिसाब से, बाकी डेफिनेटली एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में भी ना हो पाए तो आप लोग उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना। ये नेक्स्ट है आपका एक्वस, और आई थिंक इसको प्रोनाउंस करेंगे एक्वालिटस, ठीक है। सो ये तीनों के तीनों ना ओल्ड फ्रेंच और लैटिन वर्ड हैं, और इनका जो मतलब होता है ना, देखो, इवन, लेवल और इक्वल। आप अभी यहाँ देख रहे हो इक्वालिटी को, वो ये मतलब बिल्कुल इक्वल करके नहीं समझाने की कोशिश कर रहे, मतलब अगर आप इसका ओरिजिनेशन देखोगे तो ये इवन की बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है, इक्वल की बात हो रही है। तो जनरल टर्म में जो इक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं फुल इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट या फिर रिवार्ड फॉर ऑल, मतलब वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप बात करते हो कि सबको समान रखना है, इक्वल रखना है, तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। दूसरी बात क्या, रिवार्ड अगर किसी को मिला तो सबको इक्वल मिले, ऐसा ना हो कि भेदभाव हो। इक्वालिटी का मतलब यही है कि जितने भी जो लोग हैं सोसाइटी में जो रह रहे हैं सबको इक्वल स्टेटस मिले, एवरीवन शुड गेट इक्वल प्रिविलेजेस, और सबको इक्वल प्रिविलेज मिले, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि आप कास्ट के बिहाफ पर, रेस के बिहाफ पर, जेंडर के बिहाफ पर अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। बट ये वाली बात सही है कि ये कंप्लीटली सच तो नहीं है, क्योंकि सारे लोग सच में तो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैन हैज बीन मेड इक्वल बाय नेचर। अब देखो, एक जर्नल जो परसेप्शन है वो क्या है कि नेचर ने हम सबको बनाया है, तो नेचर के हिसाब से अगर सोचें तो हम सब इक्वल हैं, मतलब एज अ मैन और वीमेन हम सबके पास दिमाग है, हाँ ठीक है, सबके पास दिमाग है, सबके पास आंखें, हाँ आंखें हैं, हालांकि कुछ यहाँ एक्सेप्शनल दिखाई देंगे, राइट। पर एक जो बेसिक जर्नलाइजेशन की बात है वो ये है कि नेचर ने हम सबको इक्वल बनाया है, पर डिपेंड करता है एनाटमी पर, फॉर्म पर, कलर पर, स्ट्रेंथ पर, इंटेलिजेंस पर। ये सारे वेरिएशंस तो हमेशा इंडिविजुअल में मिलेंगे ना। कहने को हम सब यही कहते हैं कि भगवान ने हम सब इंसानों को एक समान बनाया है, हम सबके पास बुद्धि है, सबके पास आंखें, सबके पास हाथ पैर है, पर डिपेंड करता है ना और भी चीजों के ऊपर, जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। मान लो इंटेलिजेंस आपके पास भी है, मेरे पास भी है, औरों के पास भी है, हम सबका जो मतलब आईक्यू लेवल होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि जब हम स्टडी के पर्पज से सोचें या फिर आप मतलब किसी भी रीजनिंग लॉजिक लगा रहे हो, कोई भी चीज लगा रहे हो, तो अगर आप आईक्यू लेवल को देखते हो बेसिकली, तो हम सबका डिफरेंट होगा डेफिनेटली, राइट। तो ऐसे ही स्ट्रेंथ हम सबकी अलग होगी, मेंस की, वुमेन्स की स्ट्रेंथ अलग होती है। मेंस में भी आप ये देखोगे कि हर मैन तो बराबर वजन नहीं उठा सकता ना, कोई और ज्यादा उठा पाएगा, शायद कोई और कम उठा पाएगा सेम वुमेन्स के साथ। तो ये सारे जो वेरिएशंस हैं ये हमेशा इंडिविजुअल में दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप ये कह दो कि सब कुछ इक्वल, मतलब सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिल रही है, ठीक है, हमने ये बोल दिया, या फिर ये कह दिया कि जो बेसिस है प्रॉपर्टी शेयरिंग का, वो जैसे फिजिकल के साथ साथ इंटेलेक्चुअल इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर ना खाली वो जमीन वाली प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, वो नॉर्मल जैसे प्रॉपर्टी हो जाती है ना, आपकी कोई भी चीज है, मान लो आप किसी कैबिन में बैठे हो, तो उस कैबिन में जो पर्टिकुलर आपके जो पार्ट होंगे वो आपकी ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी, राइट। अगर लैपटॉप हो गया, आपका टेबल हो गया, कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि आपकी उस पर अथॉरिटी है, तो इसका मतलब वो नहीं है। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इन द एंड में अगर आप ये देखोगे कि हर पर्सन सेम प्रॉपर्टी को नहीं प्राप्त कर सकता, ये चीज भी समझने की जरूरत है। सो बहुत कट शॉर्ट कर जो रियल मीनिंग है इक्वालिटी का, देखो ये बैकग्राउंड समझाना जरूरी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा
ब्रीफ करती हूँ ताकि आप इंट्रोडक्शन लिखते हुए इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर लिख पाओ, ठीक है। जो रियल मीनिंग है इक्वालिटी का, उसका मतलब यही है कि जितने भी जो लोग हैं, मतलब एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है। उनके साथ कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना किया जाए, ठीक है, उनको डिफ्रेंशिएट ना किया जाए कास्ट के बिहाफ पर, बर्थ के बिहाफ पर, रिलीजन, सेक्स, क्लास, प्रॉपर्टी, रेस के बिहाफ पर। कि ऐसे कई बार होता है ना, जैसे पहले बहुत होता था कि हम पर्टिकुलरली क्या होता था, हम कुछ कास्ट को कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ही क्या करते थे, अलाउ करते थे। ऐसे ही बर्थ के बिहाफ पर या रिलीजन के हिसाब से हम क्या कर देते थे, अलाउ नहीं करते थे रहना या कोई पर्टिकुलर काम करना। तो अब यहाँ पर ये वही बात कर रहे हैं कि भाई इन सबको हटाओ, इक्वल रखो एकदम से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसको फॉलो करते हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। अगर आपको इक्वालिटी देनी है तो आप अपने समाज में जितने भी जो स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हो ना, विशेष अधिकार दे रहे हो, ठीक है, उनको क्या कर दो, उनका अभाव कर दो, मतलब उनको एब्सेंट कर दो, एब्सेंस कर दो उनकी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्रेजेंस। अब लेके क्या आना है, एडिकेट और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि सबका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आप अपॉर्चुनिटी जब लोगों को दोगे तभी तो, मतलब एक होता है ना कि सब अपना विकास कर पाएंगे, तो समान अवसर की उपस्थिति तभी होगी। इसके अलावा इक्वल सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ऑल। कहने का मतलब क्या, कि सबकी जो बेसिक नीड है ना, मतलब वो पूरी हो जाए, इतना सेटिस्फैक्शन दे दो आप इक्वली। अच्छा, लास्की के अकॉर्डिंग, लास्की थिंकर है आपके, नाम मेंशन करके आ जाना। पॉलिटिकल थ्योरी में नाम बहुत जरूरी होते हैं, ध्यान रखा करो इन बातों का, ठीक है। तो मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल, मतलब जो उनका थॉट है वो पॉजिटिव लिबरल थिंकर के कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है, किनको, लास्की को। वो कुछ कंडीशन देते हैं इक्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो समानता को लेकर उन्होंने कुछ शर्तें निर्धारित की। वो कहते हैं एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। आप समाज में क्या करो, जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं, जैसे हम वीआईपी पना चलाते हैं कि हर जगह ये वीआईपी वाला सिस्टम चालू हो जाता है, अगर आप इसको खत्म कर दो तो इक्वालिटी अपने आप हो जाएगी। एक बात उन्होंने कही। दूसरा क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो, एडिकेट वही अपॉर्चुनिटी जो हम बेसिक 3 एलिमेंट्स अभी जस्ट पढ़ के आए, कि भैया सबका इक्वल डेवलपमेंट हो सके और फुल पोटेंशियल के साथ। क्योंकि आप अपनी पर्सनैलिटी को अगर डेवलप करना चाहते हो तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए ना, ताकि आप उस चीज को यूज कर पाओ। इसके अलावा सोशल जो बेनिफिट्स हैं उनका एक्सेस मिलना, समझ रहे हो, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी भी ग्राउंड के, मतलब किसी भी ग्राउंड पर, चाहे फैमिली पोजीशन, वेल्थ या हेरिडिटी के बिहाफ पर, मतलब हम सबको इक्वली एक्सेस मिले कि हर कोई उसको जाकर एक्सेस कर सकता है और अपना बेनिफिट उठा सकता है। इसके अलावा एब्सेंस हो इकोनॉमिक और सोशल एक्सप्लॉइटेशन का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिकली हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, सोशली एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, सोशली कैसे कर सकते हैं हम, रिलीजन के हिसाब से, कास्ट के बिहाफ पर या फिर जेंडर के बिहाफ पर कर देते हैं, ठीक है, और आप रेस के बिहाफ पर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक में आप ये देख लो, जैसे आप ये समझ सकते हो ना, मैन और वीमेन वाला थोड़ा सा वो एस्पेक्ट आ जाता है इसमें, तो यहाँ वो वाली सारी चीजें हो गई। या फिर रिच और पुअर क्लास का भी आ जाता है यहाँ पर, तो वो सारी की सारी चीजें अगर एब्सेंस होंगी तो भाई इक्वालिटी मिली पड़ी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इक्वालिटी के, अगर जो बेसिक डिस्कस किया जाए, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल 100% एकदम सटीक इक्वालिटी ना। वो ये कह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि जब प्रेजेंस हो सम नेचुरल डिसिमिलैरिटीज का, कुछ नेचुरल डिसिमिलैरिटीज को फॉलो अप करने की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे मान लो हम कोटा वगैरह देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। अब एक नजरिया अगर देखा जाए, एक व्यू पॉइंट, तो ये कहा जा सकता है ना कि वो नेचुरली डिसिमिलैरिटीज क्रिएट करनी पड़ रही है हमको, ठीक है। या फिर एक बात और भी है, इक्वालिटी का मतलब कभी भी पूरा एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ये कह देते हैं एक तरीके से कि क्या किया है भगवान ने, हम सबको एक बनाया नेचर ने, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा भी था। अब अगर ये कह दो यार, अगर कोई पर्सन ऐसा जिसका एक हाथ ही नहीं था, बाय बर्थ थी, ठीक है, या फिर एक पैर नहीं था या आंखें नहीं थी, तो आप ये बताओ कि वो नेचुरल डिसिमिलैरिटीज है ना, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं वो एक्सेप्शनल्स हमेशा दिखेंगे, बट आप उनको कैसे कर सकते हो इक्वल, आप स्पेशली उनको थोड़ा सा मतलब कुछ प्रिविलेजेस दे दोगे या फिर कुछ वैसे एक्स्ट्रा आप पॉलिसीज वगैरह बनाकर उनको हेल्प करने की कोशिश करोगे, तो वो भी तो एक डिसिमिलैरिटीज हो जाती है ना कभी कभी। जैसे कोटे के ऊपर बहुत सारी बातें उठती हैं कि जो कोटा प्रोवाइड करा दिया जाता है, पर भले ही वो डिसिमिलैरिटीज लग रही है, भेदभाव लग रहा है, पर अल्टीमेटली वो कुछ चीजों को ही इक्वल करने के लिए किया जा रहा है। तो वो समझने की जरूरत है। इक्वालिटी का जो स्टैंड है वो यही कि जो एब्सेंस हो रहा है अननेचुरल, जो मैन मेड इनइक्वालिटीज है ना, जो अननेचुरल तरीके से जो हम सब ने एज अ ह्यूमन, हमने सोसाइटी ने क्रिएट करी है, उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। स्पेशल जो प्रिविलेजेस हम सोसाइटी में देते हैं कि भाई रिच क्लास है, अच्छा ठीक है, आप बहुत रिच क्लास से हो तो वीआईपी कल्चर फॉलो अप हो जाता है, ठीक है जी, मंदिरों में भी स्पेशल एंट्री हो रही है, ठीक है। या फिर कहीं आप मतलब जैसे कोई नॉर्मल, कोई बहुत बड़ा
कुछ भी इवेंट हो रहा है तो वहां स्पेशल टिकट्स मिल रही हैं, समझ रहे हो। तो उस प्रिविलेज को खत्म होने की बात की जा रही है और इक्वालिटी को अज्यूम किया जाता है कि ग्रांट करे और गारंटी करे कि इक्वल जो राइट्स हैं या फिर फ्रीडम्स हैं वो सब लोगों को इक्वली मिले, सिंपल सी बात है, ठीक है। इक्वालिटी इन्फर करती है सिस्टम ऑफ इक्वल एंड एडिकेट अपॉर्चुनिटीज को, कि सोसाइटी में जितने लोग रह रहे हैं भाई सबको इक्वल और एडिकेट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए सबको। इक्वालिटी का मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन रख रहे हैं, वही बेसिक नीड की बात कर रहे हैं कि किसी भी बंदे की जो स्पेशल नीड है उससे पहले बेसिक नीड पूरी हो जाए, ठीक है। स्पेशल नीड या लग्जरीज वगैरह या फिर कुछ पर्सन का होता है ना कि हमें बहुत मतलब लग्जरी वगैरह पूरी करनी है, फुलफिल करनी है, तो भाई वो एक अलग चीज है। बट यहाँ बेसिक नीड है, जो रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही है, जो बेसिक आपको जरूरत के लिए चाहिए, मेडिसिन एजुकेशन, कम से कम वो फुलफिल हो पाए। इक्वालिटी सपोर्ट करते हैं इन इक्विटेबल। अच्छा एक चीज और है, एन इक्विटेबल है एक्चुअली, नॉट इन इक्विटेबल, ठीक है। इक्वालिटी सपोर्ट कर रहा है इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को और रिसोर्सेज को। वो ये कहते हैं कि जो वेल्थ का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा फेयर तरीके से हो, जो रिसोर्सेज हैं वो ऐसे हों कि सबका एक्सेस हो पाए। ऐसा ना हो ना रिच क्लासेस हैं सिर्फ वही एक्सेस कर पा रही है रिसोर्सेज का, आम आदमी नहीं कर पा रहा, तो यार फिर इनइक्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो जो मिनिमम पॉसिबल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, वही कि रिच और पुअर के बीच में कम से कम जितना गैप कम होगा उतनी ज्यादा इक्वालिटी लोगों को मिलेगी। अच्छा इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी की अगर बात करें तो ग्रीक फिलोसफी में ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। एरिस्टोटल ने इनइक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है मतलब इसको थोड़ा सा डिस्कवर किया, उन्होंने इसका कॉज बताया रिबेलियन इन अ मैनी स्टेट। मतलब वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी कॉज है, इनइक्वालिटी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टेट थे, राज्य थे जहां पर क्या हुआ, रिबेलियन हुआ, मतलब विद्रोह हुआ बहुत सारे स्टेट्स में, ठीक है। वो डिफाइन करते हैं जस्टिस को, जैसे वो कहते हैं कि वो ट्रीट करते हैं इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स अनइक्वली। मतलब वो कहते हैं जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट कर दो, जो अनइक्वल है उनको अनइक्वल ट्रीट कर दो, ये हो गया जस्टिस। ये बात कौन कह रहे हैं, एरिस्टोटल कह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत टिपिकल स्टेटमेंट मानी जाती है उनकी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ना, मतलब इस तरीके से कि वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी है सोसाइटी में मास्टर और स्लेव के बीच में। मतलब एरिस्टोटल ने मास्टर और स्लेव का जो रिलेशनशिप बताया, उन्होंने स्लेव को बहुत नेचुरल बताया है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो स्लेव बनने के लिए ही होते हैं, तो एटलीस्ट वो मतलब वो इस चीज के लिए बने अनइक्वल है तो उनके साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही बिटवीन रिच और पुअर की बात हो रही है, मॉरली जो सुपीरियर है या फिर मॉरली इन्फीरियर है। यहाँ पर मॉरली सुपीरियर और इन्फीरियर उस टाइम पर मैन और वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में या फिर स्लेव और किसके मास्टर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा था, ठीक है। अच्छा प्लेटो क्लासिफाइड करते हैं मैन को, वो कहते हैं कि मैन इनटू अ मैन ऑफ गोल्ड, ठीक है। वो सोने के आदमी की बात करते हैं कि मतलब जो मैन है मतलब सच में सोने का आदमी नहीं होता, पर उसके हिसाब से मतलब एक मैन है, उसको उसके फीचर्स को वो बांट रहे हैं कि कोई गोल्ड जैसी क्वालिटीज रखता है, कोई सिल्वर जैसी, कोई आयरन जैसी रखता है, ठीक है। और ये जो फिलॉसफी है ये कहीं ना आइडिया देती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, कि आप ये देखोगे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसमें दिखाई पड़ेगा, सिटीजनशिप दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये नेचुरल लॉ और रीजन को फॉलो अप करके मतलब ये बेस क्रिएट किया गया। अच्छा मिडेवल अगर पीरियड में देखोगे तो मिडेवल पीरियड में मतलब आप ये देखोगे कि जो मतलब समाज में जो इक्वालिटीज थी उसको कहीं ना लीगल रिकॉग्निशन मिल गया था, लीगल प्रिविलेजेस मिल गया था, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसको आप ये देखोगे कि एज अ मतलब वो जो आपके क्लर्की वगैरह होते थे या फिर नोबिलिटी होती थी वो एक्सेप्ट करने लगे थे सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा लीगल एस्पेक्ट फॉलो अप होने लग गया। जो सोशल इनइक्वालिटी है उसका कॉज क्या था, रिसोर्सेज, कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो मतलब ओनली ना टिपिकल तरीके से हो रहा है। वो जो नॉर्म्स हैं एलोकेशन के मतलब बंटवारे के जो तौर तरीके जो फॉलो अप हो रहे हैं जेंडर स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से हो रहे हैं। सो ये कहीं ना कहीं क्या करता है मतलब सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या करता है सोसाइटीज या वो कैटेगरी क्रिएट कर देता है। तो अच्छा इसके अलावा रेनेसो टाइम पीरियड में, पुनर्जागरण टाइम में, मतलब वो कहते हैं ये जो टाइम पीरियड है रिफॉर्मेशन का था और रिफॉर्मेशन ने बहुत ज्यादा मतलब क्या किया, मेजर रोल प्ले किया इसमें। और ये वो पार्ट है जिसमें लोगों में अवेकनिंग आई, शेकिंग, मतलब एक होता है ना एग्जिस्टिंग जो सोशल पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा शेक कर गया, पूरा हिल गया एक तरीके से, क्योंकि जब रेनेसो आया तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी का जो टर्म है वो इमर्ज होने लग गया। मैरिज, वेल्थ, ऑनरशिप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इन सब में इनइक्वालिटीज दिखाई पड़ने लग गई। और ये सारी की सारी चीजें कैसे आई, जब मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, क्योंकि रेवोल्यूशन में क्या हुआ, रेनेसो टाइम पीरियड आया तो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ ना। इन्होंने चैलेंज किया लीगल को, सोशल को और पॉलिटिकल जो प्रिविलेजेस होते हैं फ्यूडल ऑर्डर्स के, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वही होता था जो फ्यूडल्स होते थे उनको ही सारी की सारी चीजें मतलब एक होता है ना उनके हिसाब से चीजें होती थी। तो इस चीज को इन्होंने चैलेंज किया किसने, मिडिल क्लास ने। और ये सब हुआ कैसे, रेनेसो टाइम पीरियड में, क्योंकि इस टाइम पर इनका बहुत मेजर रोल रहता है, ठीक है। ऐसे ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 इंग्लैंड में हुआ था। ऑल्दो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं हमारे कॉम्पिटेटिव में, मतलब आपका कंटेंट होता ऐसा है कि आप इसमें से अगर ढंग से भी पढ़ रहे हो और आप कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो आप
काफी बेसिक चीजें जानते होंगे, ठीक है, तो इनको जरा नोट्स भी बना लिया करो। अच्छा, इसके अलावा अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा, इवन नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, मतलब ये ऐसे हैं कि ये कहीं ना कहीं मतलब आप समझ रहे हो कि इन्होंने मतलब इक्वालिटी वाले जो कॉज है ना, मतलब उसको हेल्प किया है कहीं ना कहीं, ये जो रेवोल्यूशंस हैं। 19th और 20th सेंचुरी में देखा जाए तो डिमांड बढ़ी सोशो और इकोनॉमिक इक्वालिटी की, क्योंकि नई वर्किंग क्लास पैदा हुई, उस टाइम पे इमर्ज हुई, और जो इसका रिजल्ट था वो क्या निकल के आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो इंक्रीज होने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई लोगों के बीच में कि भैया हमें इकोनॉमिकली इक्वालिटी दो आप, ठीक है, जस्टिस दो, क्योंकि यही सारी की सारी चीजों की क्या हो गई, डिमांड्स बढ़ने लग गई क्वार्टर्स में। इसके अलावा ये बात सही है कि अंटिल 18th सेंचुरी तक अगर आप देखोगे जो नोशन है इक्वालिटी का वो बहुत ज्यादा ना कन्फाइंड रहा, मतलब लीगल साइड तक ही बहुत लिमिटेड रहा। बट आप ये देखोगे जैसे ही सक्सेशन हुआ कैपिटलिज्म का, फिर ये इंक्रीज होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से और ज्यादा समझ में आता है कि भाई इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है ज्यादा से ज्यादा। तो इनिशियली जो यूटोपियन सोशलिस्ट है, यूटोपियन सोशलिस्ट समझते हो, यूटोपियन का मतलब है कि जो सिर्फ ख्याली बातें करते हैं, कि जो प्रैक्टिकली थोड़ी सी कम पॉसिबल होती है, उनकी बात कर रहे हैं। लेटर एंगल्स देख लो और मार्क्स देख लो, इन्होंने रेज की किस चीज की डिमांड, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कि भाई समाज में सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली आप देखोगे जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है किसके साथ, इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ, क्योंकि ये ऐसी इक्वालिटी जो आपस में इंटरलिंक्ड है, अकेले अकेले आइसोलेशन में मतलब नहीं हो पाएगा कुछ ज्यादा, ठीक है। टाइप ऑफ इक्वालिटी की अगर अब हम बात करें तो बहुत सारे टाइप हैं इक्वालिटी के। आप ये देखो, नेचुरल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर हम नेचुरल इक्वालिटी की बात करें तो ये पता है कि ह्यूमन भले ही मतलब हम सब ह्यूमंस को एज अ मतलब यही है ना कि गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने बनाया हमें, पर ये बात सही है कि हम सबके फिजिकल फीचर्स काफी डिफर हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स बहुत डिफरेंट है हमारे, मेंटल एबिलिटीज हम सबकी डिफरेंट होगी, कैपेसिटीज अलग अलग है। सो कह रहे हैं भले ही अलग अलग है, इन सबके अलग होने के बाद भी ह्यूमंस को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है, इनको कंसीडर किया जाना चाहिए कि जो एज अ ह्यूमन राइट और फ्रीडम मिलनी चाहिए वो इनको प्रोवाइड की जाए। सोशल इक्वालिटी की बात हो गई तो उसको रेफर किया जाता है कि इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हो ऑल क्लासेस ऑफ पीपल के लिए, मतलब चाहे रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर पुअर क्लास हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे आप सिविल राइट्स दोगे उनको सबको इक्वली, फ्रीडम ऑफ स्पीच दोगे, प्रॉपर्टी का राइट दोगे, इक्वल एक्सेस दोगे सोशल गुड्स का एंड सर्विसेज का, कि भाई आप अपना भर भर के डेवलपमेंट कर सकते हो अपने तरीके से। फॉर इंस्टेंस अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सेक्स, जेंडर, रेस, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ओरिजिन, कास्ट, क्लास, इनकम और प्रॉपर्टी, लैंग्वेज, रिलीजन, कन्विक्शन, ओपिनियन, हेल्थ और डिसेबिलिटीज must not result in unsatisfactory treatment under the law and should not reduce opportunities unreasonably। देखो ये जितने भी मैंने ये कॉमा करके नाम लिखे हुए हैं ये एग्जांपल्स हैं, नाम एक्चुअली ये टर्म्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, कि इनके आधार पर कभी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप इनको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि आप इन सारी चीजों को साइड रखते हुए भी सबको इक्वली ट्रीट करोगे, ठीक है, कानून के लिए, क्योंकि सब इक्वल है, सिंपल। पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है तो वही सिमिलर पॉलिटिकल राइट्स की बात होती है कि भाई सबको इक्वली मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि अगर मतलब कोई भी काम कर रहा है तो सिमिलर वॉइस उठा सकता है, जैसे आप देखोगे कि एज अ वर्किंग गवर्नमेंट में या फिर इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, या फिर कंट्री के जो भी अफेयर्स हैं, आप इसमें राइट टू वोट वाली बात, मतलब जैसे आप राइट्स की बात करते हो तो राइट टू वोट जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो ना राइट टू वोट में, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी में वही प्राइमरी जो नीड है वो सबसे पहले फुलफिल हो जाए। प्राइमरी नीड क्या होती है हम सबकी, वही बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, एजुकेशन, ये बहुत प्राइमरी नीड है, ये फुलफिल हो जाए। फिर जो स्पेशल नीड है, ठीक है, वो बहुत मतलब ऐसे वो ऐसी है कि आप उनको ग्रेटिफाइड कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा ये जो गैप है रिच और पुअर का, ये लोएस्ट होना चाहिए, मतलब ये जितना ज्यादा कम होएगा ना, ये रिच और पुअर का जो गैप है ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा इक्वालिटी सोसाइटी में स्टैब्लिश होगी। और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना वेल्थ का और रिसोर्सेज का सोसाइटी में इक्वली, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लीगल इक्वालिटी, इसको डिफाइन किया जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहने का मतलब कानून की नजर में सब समान है, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो इक्वल सब्जेक्शन है या फिर वही कि सेम लीगल कोड, सेम जो भी आप ये देखोगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। कहने का मतलब ये एक आम आदमी हो या फिर कोई हाई पोस्ट का पर्सन हो, सबको इक्वल सिक्योरिटी मिलेगी, इक्वल लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा कानून के हिसाब से जो भी उनके राइट और फ्रीडम में होगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसमें यही प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं जो ईच इंडिपेंडेंट बीइंग है, ठीक है,
उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए लॉ के हिसाब से, क्योंकि अगर वो इक्वल ट्रीट होंगे तभी तो कहीं ना कहीं कानून की नजरों में जस्टिस होगा और सब कुछ समान होगा। फॉर्मल इक्वालिटी की बात करें तो फॉर्मल जो इक्वालिटी है वो लीगल इक्वालिटी का पार्ट है। ये इनर आइडिया है कि यहाँ पर हर सिटीजन, एवरी सिटीजन के लिए बोला जाता है कि वो लीगल मेंबर है एक स्टेट का, तो वो लीगल एसोसिएशन का पार्ट है। तो एज अ लीगल मेंबर, लीगल एसोसिएशन का जब हर बंदा पार्ट होता है तो वो क्लेम कर सकता है इक्वालिटी को कि भैया मुझे इक्वालिटी चाहिए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पॉइंट आउट किया गया है हेवुड, आप मतलब आप हेवुड के थॉट्स वगैरह या बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, उन्होंने फॉर्मल इक्वालिटी की बात करी कि ये बेसिकली जो नेगेटिव है ना, मतलब ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि बिकॉज स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, स्पेशल केयर देती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ये अलाउ करेगा अवॉर्ड करना स्पेशल प्रिविलेजेस को कुछ लोगों को। वो ये कहते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है, हमेशा आप अवॉर्ड नहीं कर सकते उस चीज को। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ये जो नोशन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, ये फॉलो करता है आइडिया ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी को, क्योंकि फॉर्मल जो इक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको आप ट्रेस कर सकते हो, जैसे आप प्लेटो की राइटिंग्स में देखते हो जिन्होंने एजुकेशनल सिस्टम की बात करी कि भाई सारे जो बच्चे हैं उनको इक्वल चांस दिया जाना चाहिए। उन्होंने रियलाइज किया कि उनका जो टैलेंट है, जो सोशल पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं मेरिट के भी पर क्रिएट होते हैं, तो उनको मौका तो दो, तभी तो वो अपने एफर्ट्स डालेंगे और पता चलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मल इक्वालिटी का, ये एड्रेस नहीं करता अपॉर्चुनिटीज को या फिर चांसेस को जो एक इंडिविजुअल को मिलता है। इसके अलावा रॉल्स ने फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ, जो फॉर्मल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कहा कि ये बहुत नहीं है, ये इनफ नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकॉर्पोरेट जो इंटेलिजेंस है या फिर सोशल जो पोजीशन है ना, वो बहुत जरूरी हो डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया में। मतलब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव क्राइटेरिया को फॉलो करना है तो आपको वितरण के लिए कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। जो नोशन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का, वो कह रहे हैं डज नॉट कंपनसेट इन इक्वालिटीज, मतलब वही कि ये हमेशा कंपनसेट नहीं होगा इन इक्वालिटीज के बिहाफ पर, क्योंकि ये अराइज कर रहा है कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे आर्बिट्री फ्रॉम मोरल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वही मनमाने तरीके से अपनी चीजें करना एक सबसे बड़ा रीजन है इसका। जॉन रॉल्स का सेकंड प्रिंसिपल है जो वो अलाउ करता है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द लीस्ट एडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जो सुविधाएं प्राप्त जो सदस्य हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्रदान करना। देखो एक कॉन्सेप्ट है बैंथम का, ठीक है, बैंथम किसकी बात करते हैं कि ग्रेटर नंबर को ग्रेटर हैप्पीनेस देने की बात करते हैं। तो वो ये कहते हैं कहीं ना कहीं मेजोरिटी को ज्यादा से ज्यादा, मतलब आपको ध्यान रखना है कि उनको ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस मिले। रॉल्स ये कहते हैं कि भाई मेजोरिटी के लिए तो आपने बोल दिया कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले, ठीक है, पर जो माइनॉरिटीज बच गए उनका क्या? तो वो यही कह रहे हैं कि भाई उनको ग्रेट बेनिफिट दो आप, जो भी लीस्ट एडवांटेज लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत पीछे हैं, ऑफिस पोजीशन में मतलब कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है, तो आप उनको इक्वालिटी के अपॉर्चुनिटीज दो, इस अंडर कवरेज रखो ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ओरिजिनल जो पोजीशन है या फिर जो डिवाइस है कौन सी व्हील ऑफ इग्नोरेंस की, वो कंसीव की जाती है कि लोगों को एज ए इक्वल ट्रीट किया जाए। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, लक इगैलिटेरियन, ठीक है, ये संसाधनों की समानता, भाग्य समतावादी। अब आप ये देखो जो लक इगैलिटेरियन की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? ये जो नोशन है ना, ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की चॉइस के लिए, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना मतलब जो उसकी जो परिस्थिति है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो अनचूजन है, मतलब वो उसके हिसाब से नहीं होते। इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने पसंद के हिसाब से चीजें चूज करता है। पीपल, लोगों का ये फेट है कि ये डिटरमाइन किया जाता है बाय देयर चॉइस, मतलब वो अपनी चॉइस के हिसाब से इसको चूज करते हैं। जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब आप ये समझ लो कि वो बहुत जरूरी होते हैं जब आप बात करते हो ना एक लक इगैलिटेरियन को एक फंडामेंटल इंसाइट देने की। तो ये एक ऐसी चीज है कि आप ये देख लो कि लक इक्वालिटेरियन बेसिकली जो मेजर कॉन्सेप्ट है ना इसमें, ये जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है कि जब आप एक ऐसी सोसाइटी में काम कर रहे हो जहां अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, अलग अलग थॉट के लोग रह रहे हैं, तो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप वितरण कर रहे हो, जब आप बंटवारा कर रहे हो रिसोर्सेज का, तो वो किस तरीके का क्या चीज फॉलो करते हुए कर रहे हो वो जरूरी है, ठीक है। जो पॉइंट है जहां पर लक इक्वालिटेरियन की बात होती है, तो ये एक मतलब इस ऐसे एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर इन इक्वालिटीज को भी जस्ट हम कह देते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो वॉलंटियरली आप अपनी चॉइस से चूज करते हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये कि यहाँ वो असमानताएं आ रही है जो आपने अपने खुद की पसंद से, खुद की चॉइस से चूज की हुई होती हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से फिर वो इनइक्वालिटीज अकर करती हैं। जैसे लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वॉलंटियरली आप अपनी चॉइस चुनते हो, ठीक है, आप सर्कमस्टांसेस को नहीं चुनते हो। तो यहाँ वही वाली बात हो रही है कि चॉइस को चुन रहे हो आप, ना कि सर्कमस्टांसेस को। जो प्रिंसिपल है इक्वल इंपॉर्टेंस का, वो रिक्वायर मतलब
उसमें आप ये देखोगे रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट लॉ एंड पॉलिसीज, क्योंकि सबसे मेजर बात है कि सरकार क्या करेगी, लॉ बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, और यही तो है जो इनसेंसिटिवली क्या करते हैं, स्पेशल पर्टिकुलर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये इनसेंसिटिव होते हैं ये मुद्दे जो पर्टिकुलरली आप इंडिविजुअल को ध्यान में रख के बनाना चाहिए उन चीजों के लिए ये ध्यान नहीं देते तो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मीन क्या है, ये जो इनसेंसिटिव की बात हो रही है तो वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, जेंडर, रेस, पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। और जो सेकंड प्रिंसिपल है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें रिक्वायर कर रहे हैं गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट लॉ और पॉलिसी बनाएगी, तो वही वाली बात है कि जितने भी सेंसिटिव मुद्दे होंगे जिन पे चॉइस की जाएगी विलिंगली, पब्लिक दिखाएगी विलिंगनेस, उसके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। एक डॉकिन की थ्योरी है, ठीक है, जो डॉकिन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा एम्बिशन की बात कर रहे हैं जहां पर सेंसिटिव और इंडोमेंट इनसेंसिटिव की बात हो रही है। कहने का मतलब ये कि जब आप बात कर रहे हो किसी भी तरीके से काम करने की, तो आपको ना दोनों ही चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होगा और जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी होगा। इसके अलावा अमर्त्य सेन आपके बहुत पॉपुलर थिंकर हैं, ठीक है, जिन्होंने इमेजिन किया, जैसे 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्सन ए और बी, तो वो ये कह रहे हैं, आप इसमें आपको बताया कि जो पर्सन ए है एज अ क्रिपल, मतलब एज अ अपंग अगर देखा जाए तो, मतलब ये एक ऐसा नॉर्म्स क्रिएट कर दिया गया कि जो यूटिलिटी है, मतलब प्लेजर की या फिर जो भी यूटिलिटी आप ये देखते हो रियल वर्ल्ड में एक इनकम टैक्स जब हम पे करते हैं तो इनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है उस इफेक्ट से, बिकॉज ऑफ मतलब वही डिफरेंशियल टैलेंट्स या हैंडीकैप की वजह से। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि भाई जैसे नॉर्मल एक आम आदमी होगा तो वो पूरा टैक्स भरेगा, सारी चीजें फॉलो अप करेगा, पर अगर कोई ऐसे ऐसा क्रिपल है तो वो क्या करेगा, हाफ द यूटिलिटी फॉलो करेगा। और ऐसे में जो विजार्ड बी है वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं, मतलब आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो कि वो लेवल ऑफ इनकम को फॉलो अप कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, मतलब जो अमर्त्य सेन ने एग्जांपल दिया वो यही कह रहे हैं कि जो रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल है और यहाँ पर डॉकिन का जो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं काम नहीं आता, क्योंकि जो यूटिलिटी डिसएडवांटेज है वो यहाँ पर एब्सर्ड कर दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो ए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ना इनटू अकाउंट के लिए कि भाई जो भी चीजें हो रही हैं जिसके लिए जिम्मेदार ठहराने की बात करते हैं, वो कहते हैं ये एब्सर्ड है, ये बिल्कुल बेतुकी बात है। अच्छा, लक इगैलिटेरियन में आप ये देखोगे ये भी टारगेट करते हैं कि जो रेडिकल रिजेक्शन होता है मेरिट की बिहाफ पर या फिर पर्सन की आइडेंटिटी के बिहाफ पर, उसको भी थोड़ा फॉलो अप करते हैं। इसके हिसाब से, इस अप्रोच के हिसाब से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आर सेल्फ विद आर ओन अचीवमेंट, कि हम खुद को या हमारी खुद की अचीवमेंट्स को, तो इस चीज़ को फॉलो अप करने की बात करते हैं। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर अगर देखा जाए तो ये रिक्वायर करता है, उस वेलफेयर की बात कर रहा है जहां पर रिस्ट्रिक्टेड होंगे बहुत सारे रिसीव एक्स्ट्रा रिसोर्सेज सो दैट अमाउंट ऑफ वेलफेयर कैन बी इक्वलाइज्ड बट फेल टू अकोमोडेट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड वन सेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप बात ये कर रहे हो जैसे हमें वेलफेयर करना है, लोगों का, समाज का कल्याण करना है, पर कल्याण उस तरीके से करना है जो वैलिड तरीके से हो। वो कह रहे हैं कि वैसा वाला जो कल्याण है ना वो प्रतिबंधित है जिसमें आप ये देखते हो कि एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको आप कोशिश कर रहे हो यूज करने की, तो ऐसे में आप इक्वली कभी भी क्या नहीं कर पाओगे, इक्वली आप बराबर से इन चीजों को बांट नहीं पाओगे, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, विफल हो जाओगे, तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। इसके अलावा मतलब एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जैसे किसी पर्सन के लिए कि अगर कोई पर्सन बीमार ही पैदा होता है या फिर वो हैंडीकैप पैदा होता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, मतलब उनका वही लेस वेलफेयर होगा क्योंकि उनका ये फैक्टर है कि जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। पर ऐसे में क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो आप उनके मतलब लाइफ है, क्योंकि एक्सपेंसिव वे ऑफ लाइफ है उनकी, इसकी वजह से क्या होगा कि जो टेस्ट या फिर नीड एक्स्ट्रा फोकस उनको रिसोर्सेज को अचीव करने के लिए, सेम वेलफेयर को अगर उनको सेम लेवल पर भला करना है तो उसके लिए उनके एक्स्ट्रा फोकस लगेंगे उस चीज को करने के लिए। इसके अलावा इक्वालिटी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वॉल्जर थिंकर हैं आपके जो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है, राइट, जो आइडिया ऑफ डिफरेंट गुड्स का है, मतलब जो अलग अलग चीजें हैं आपकी वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेयर से निकल कर आती हैं, ठीक है, और सबके अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, हर जगह सेम कॉमन फॉलो नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे मनी का, ये परमिसेबल है अगर इनइक्वालिटी का रिजल्ट आप ये देख लो कि वो कुछ फेयर मैकेनिज्म को फॉलो अप कर रहा है, जैसे कि जैसे लोगों के पास एबिलिटी है कि वो पैसा बना सकते हैं, ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है कि पैसे की वजह से क्या होगा, फिर इनइक्वालिटी आएगी और ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होगी पर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की वजह से, क्योंकि जो बिलोंगिंग है अदर स्फेयर की यार वो डिफरेंट होगी। जैसे मान लो कहीं पर एजुकेशन और हेल्थ का होगा, जैसे यहाँ पर मनी का कॉन्टेक्स्ट था। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वर्सेज इक्वालिटी ऑफ आउटकम, अवसर की समानता बनाम परिणाम की समानता। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि आप बस इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो बात खत्म, कुछ कहते हैं कि ना जी ना, आउटकम बराबर रखो, मतलब आउटकम को रिजल्ट को इक्वल लेके आओ। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कंसर्न होता है कि वो इनिशियली जो कंडीशंस हैं या फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं ताकि एक पर्सन का क्या हो, पर्सनल डेवलपमेंट बढ़िया हो सके। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम में ये भी देखा गया कि ये कहीं ना कहीं मॉडरेट या फिर जो रेशियल सेंस है यूजुअली उनको आर्ग्यू करते हैं। जैसे मोस्ट जो वाइटल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी है, बिकॉज इक्वल लीगल की वजह से, सिविल राइट्स की वजह से ये कहीं ना मतलब लिटिल बेनिफिट देते हैं अपने सिटीजन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसे छोटे मोटे बेनिफिट हो जाएंगे पर ऐसा तो नहीं है कि ना इनको जॉब की सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो सब नहीं होगा। अच्छा, मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है इक्वालिटी की, ये अदर जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है आपके, जैसे आपने इक्वालिटी को देखा तो वही वाली बात है कि वो ये कहते हैं कि इनका जो एंटायर पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो प्राइमरली लिंक्ड है किसके साथ, जैसे उन्होंने अनमास्किंग किया ना रियल नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम को, उसका एबॉलिशन को, इमेनिसिपेशन जो वर्किंग क्लास का होता है, तो उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो ये वाला एस्पेक्ट है ना, मतलब इनको पढ़ने का जब हम स्टडी करते हैं तो इस वाले एस्पेक्ट से जब हम पढ़ते हैं सोसाइटी में मार्क्स को, तो ये कंक्लूड करता है कि बहुत सारी इनइक्वालिटीज कैपिटलिस्ट सिस्टम में, मतलब एक ऐसा समाज जहां पर कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो इनइक्वालिटीज बहुत सारी एग्जिस्ट कर रही होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी की सारी आपको दिख रही होंगी किसकी वजह से, ड्यू टू बुर्जुइज स्ट्रक्चर, क्योंकि जो बुर्जुआ है या फिर जो बुर्जुआ संरचना है उसकी वजह से ये चीज हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, कोई भी कैपिटलिस्ट स्टेट होगा वहां पर इनइक्वालिटीज दिखेगी, मैन और वीमेन के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, डिस्क्रिमिनेशन दिखेगा किसके बीच में, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं। अच्छा, दो प्रिंसिपल है इक्वालिटी के जिसको फॉलो किया जाता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी या फिर टू ईच अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म। तो सिंपल सी बात है कि हाँ, ये बात करें कि इक्वालिटी दो आधार पर कर सकते हो, या तो ये कि जैसा जिसकी क्षमता है उसको उसकी क्षमता के अनुसार दे दो, या फिर क्या होगा कि जैसा भी बंदे ने काम किया है काम के हिसाब से दो। तो ये अनदर प्रिंसिपल है जहां पर ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी की बात हो रही है कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि हर पर्सन की सोसाइटी में विल होती है परफॉर्म करने की, कि वो अपनी ड्यूटीज को उस विल के हिसाब से परफॉर्म करेगा, एबिलिटीज होती हैं ताकि वो उन कामों को कर पाए। तो इसका मतलब यही है कि नन विल बी आस्क्ड टू डू एनी वर्क बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, और किसी को भी ऐसा नहीं है कि अपनी क्षमता के बाहर जाके काम करने को बोला जाएगा। ठीक है, अनदर जो प्रिंसिपल है जो मार्क्सिस्ट के हिसाब से देखा जाता है कि जो ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी वाली बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं जो ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स है, तो मार्क्सिस्ट इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे लेनिन का भी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, जो स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं कि जो प्रिंसिपल है फिर हेल्ड दैट ओनली इन कम्युनिस्ट सोसाइटी दिस प्रिंसिपल कुड बी अचीव्ड। वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है ना, सिर्फ वहां पर आप इस प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हो और जगह नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिज्म में ही क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अनइक्वल ह्यूमन बींग्स को भी, क्योंकि वहां पर उनकी सारी जो अनइक्वल नीड्स हैं वो भी पूरी कर दी जाएंगी। अच्छा, अफर्मेटिव जो एक्शन है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी हो रही है, जैसे आप ये देखोगे कि बहुत मतलब जैसे कोई इरेंट मेंबर्स है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा समूह है जो वंचित है डिसएडवांटेजेस ग्रुप का, तो उनको करेंटली जैसे वो सफर कर रहे हैं या फिर हिस्टोरिकली भी उन्होंने बहुत सफर किया है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कल्चर में, तो उनको यार थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज देकर चीजों को सॉर्ट आउट कराया जाता है, ताकि ये जो डिप्राइव्ड लोग हैं हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, ठीक है, या फिर इनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुआ, बॉन्डेजेस हुए, मतलब वही उत्पीड़न बंधन लगाया गया, उससे थोड़ा सा बाहर निकल सके। सिंपल टर्म में जो अफर्मेटिव एक्शन है वही एंटिसिपेट करता है ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो माइनॉरिटीज ग्रुप है उनको मिल सके सोसाइटी में रहते हुए, ताकि वो इक्वल एक्सेस कर सके जो मेजोरिटी पॉपुलेशन कर पाती है। इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन जो है वो डिनोट करता है कि ऐसी पॉलिसीज और लॉ बनाई जाए, उनको रिड्रेस किया जाए, एक सिचुएशन क्रिएट करके डिस्क्रिमिनेशन, और प्रमोट किया जाए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को। अफर्मेटिव एक्शन अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है उसकी बात हो रही है कि जो सिस्टम ऑफ एफर्मेशन है, आप उसमें देखोगे जो मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा फील करते हैं कि वो ऑमिटेड हो गई है, डिस्क्रिमिनेटेड हो गई है अगेंस्ट एलोकेशन ऑफ जॉब, क्योंकि जॉब उतनी है नहीं या पोजीशंस नहीं है वेरियस फील्ड में बहुत सारी जगहों पर, तो यहाँ कहीं ना कहीं कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन का सिस्टम चलाया। ठीक है, और ये जो मतलब वही हीटेड इशू है पाटीदार रिजर्वेशन का, एजिटेशन इन इंडिया, ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ इंडिया में उसकी बात हुई। जो पटेल्स हैं
वो वही वाली बात है कि एज अ प्रॉस्पेरियस कास्ट रही है इंडिया में, इन्होंने भी हाईलाइट किया खुद को कि हम भी बैकवर्ड क्लास में ही आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये डिमांड जो रिजर्वेशन की है वो जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिसएडवांटेज, जो भी ओबीसी का जो एंटाइटल्ड है वो आप डिसएडवांटेज तो नहीं करोगे उसको डेफिनेटली। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटीज वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की जाती है। ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है तो ये मेजर आउटकम है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया का, क्योंकि इंडिया में कैसी पॉलिटिक्स चलती है, आइडेंटिटी बेस्ड चलती है। तो रिजर्वेशन की वजह से, कोटा बेस की वजह से, पब्लिक फील्ड्स चैलेंज की वजह से, ठीक है, डी स्टैब्लिश या फिर इवन रिजेक्टेड एज अ सिलेक्शन इन जॉब्स, इसकी वजह से एजुकेशन जो है, मतलब इनके अपने क्राइटेरिया बन रहे थे कास्ट के, मेरिट के, जो और इंटेलेक्चुअल उनको फोर्स किया गया काम करने के लिए कि आप अब्रॉड जाकर काम करो, या फिर जो उनका फिनोमेना है ब्रेन ड्रेन की, ड्रेनिंग इंडिया ऑफ थिंक टैंक्स, लर्नड स्कॉलर इंटेलेक्चुअल्स। कहने का मतलब ये है कि ये वो वाली बात हो रही है कि यहाँ पर ना, मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी मतलब उनकी बात हो रही है जो भी इंसिडेंट हुए, कि जहां पर इंडिया ने एज अ थिंक टैंक लर्न स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल्स की तरह वर्क किया है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रीमी लेयर है उसकी बात हो रही है कि वही इसको ऑब्जर्व किया गया कि जो इकोनॉमिक डिवीजन है, क्योंकि ओबीसी के अंदर क्या होता है, जो भी इम्पोवरिश्ड क्लास होती है आपके ओबीसी में, मतलब जो जैसे डिवीजन है ना कि भाई जो और अच्छी क्लास होगी वो रिच क्लास, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगी। तो जो वेल ऑफ सेक्शन होते हैं, जो सेम कम्युनिटी के होते हैं, सेम सीज के होते हैं, सो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुअर का होता है कि वो पुअर और पुअर हो जाता है। ठीक है, सो इनकेपेबल है एक्सेस करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स को, जो कि प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके अलावा बट अफर्मेटिव जो एक्शन है उसको इंटेंड किया गया कि इसको इनहेंस कर रहे हो आप लाइफ ऑफ डिप्राइव्ड पीपल को। अफर्मेटिव जो एक्शन है ये इनका सेट ऑफ मेजर अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सच एज पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, एजुकेशनल स्टैब्लिशमेंट हो गए, कॉर्पोरेशन कंपनीज, टू एड्रेस हिस्ट्री ऑफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूशन ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स, टू एनकरेज द एफर्ट ऑफ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप इन इंटरेस्ट और सर्टेन डेवलपमेंटल गोल। अच्छा, ये मैंने इसलिए पढ़ा ताकि पढ़ते हुए भी ना कई बार आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। आई होप वैसे कुछ क्लियर होंगे, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ ना यहाँ ना जो मेजर बात की गई है ना वो उन्हीं की बात की गई है जो भी डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको ना अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी है। चाहे आप पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाओ, किसी कंपनीज में चले जाओ, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, उनका जो मेन गोल है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को हेल्प करना, ताकि इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फुलफिल किया जा सके। ठीक है, सो ये आपका ना यूनिट सेकेंड का सेकेंड पार्ट, राइट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके 2 पार्ट और रहते हैं, मैं बहुत जल्दी उसको भी अपलोड कर दूंगी। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक और चीज़ है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मार्क कर लेना, उनको एक्सप्लेन करके लिखाना जरूर से अपने आंसर में। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने माता पिता का और अपना नाम रोशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।